आज देखिए अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, और उसमें अपने को क्या करना है कि कोई भी अपरिमेय संख्या होती है। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है वो तो अपने को पहचान करना आता है, लेकिन कैसे अपन ये सिद्ध करें कि वो संख्या अपरिमेय ही है या वो संख्या अपरिमेय नहीं है। तो देखिएगा अपन अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे कि कौन सी संख्या अपरिमेय होती है। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। एक तो वो होता है कि भाई जिसके ऊपर वर्गमूल का निशान आता है और उसका अपन मान, कोई फिक्स मान अपन नहीं निकाल सकते, तो वो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। अब देखो जैसे बात करें √4 की, तो √4 का मतलब कितना होता है? 2। अब ये तो 2, इसका तो फिक्स मान मिल गया, यानी ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। इसके बाद में बात करें भाई √4 के बाद में जो √5 आता है, √5 किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है, इसका मतलब भाई ये √5 क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय। यानी अपन यहाँ पर √2, √3 और √5, इसके बाद में आता है √7, फिर आता है जैसे कि 10 आ गया, ठीक है। ये सारी संख्या क्या होती है भाई? अपरिमेय संख्या होती है। अब इनको सभी को सिद्ध करने का तरीका एक ही होता है, सभी में सिद्ध करने का तरीका एक ही होता है, बस खाली संख्याएं चेंज होगी, बाकी वो के वही स्टेप चलेंगे। हर किसी को भी अगर सिद्ध करना अगर एग्जाम में आ जाए तो √2 अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करने का एग्जाम आपके कौन से एग्जाम में पूछा गया था? 2019 सप्लीमेंट्री में पूछा गया था। अब √2 की जगह अगर भले √3 आए, √5 आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ संख्याएं बदलनी पड़ेगी। बाकी आपको याद रखना है स्टेप कि कौन सा किसके बाद क्या स्टेप काम में लेना है। तो देखिए आज अभी अपन सीखेंगे √2 को अपरिमेय सिद्ध करना, ठीक है। अपने को क्या सिद्ध करना है? √2 को अपरिमेय। तो देखिए अपना जो अभी ये टॉपिक है ये है √2 को क्या सिद्ध करना भाई? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। अब ये ध्यान देना है भी, ये देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एक बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा भाई इसमें जो विधि काम में आएगी उसे कहते हैं अपन विरोधाभासी विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? विरोधाभासी विधि। देखो विरोधाभासी विधि में क्या होता है कि अपने को जो सिद्ध करना है उसका उल्टा अपने को मान के चलना है। अपने को जो सिद्ध करना है उसका अपने को क्या मानना है? उल्टा। यानी कि देखो भाई आपको बोला है कि सिद्ध कीजिए कि √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो अपने को इसका उल्टा मानना है कि भाई √2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अपने को क्या सिद्ध करना है भाई? अपरिमेय संख्या है। अब देखिएगा भाई ये सवाल देखो आराम से चलेगा लंबा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा एकदम। अब देखिएगा भाई अपन जो विधि काम में ले रहे हैं उसका नाम क्या है? विरोधाभासी विधि। देखिए विरोधाभासी विधि में क्या होता है कि अपने को जो सिद्ध करना है उसका उल्टा अपने को मानना है। यानी कि जैसे कि आपको बोला है कि अपरिमेय सिद्ध कीजिए, तो आपको क्या मानना है कि √2 कैसी संख्या है? परिमेय। यानी अपन ये मान के चलेंगे कि √2 परिमेय है, फिर आगे जाकर अपन जो अपन ने माना था उसको गलत सिद्ध करेंगे। अब गलत सिद्ध कैसे करता हूं वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब √2 को जैसे अपन ने परिमेय माना, इस बात को अपन ने गलत सिद्ध कर दिया, यानी कि वो परिमेय नहीं है, और वो परिमेय नहीं है तो वो कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। अब इस पूरे काम को देखो कैसे करना है वो आप देखिएगा। सबसे पहला काम, भले आपको कोई भी संख्या दे दे, आपको अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहले उस संख्या को क्या मान लो? परिमेय मानो। आप लिखो भाई माना √2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। आप लिखिएगा यहाँ पर कि माना √2 परिमेय संख्या है। अब अपन जब भी देखो परिमेय संख्या की बात करते हैं तो अपने दिमाग में एक परिभाषा आती है कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। यानी कि अगर भाई √2 अगर अपरिमेय है तो इसका मतलब इसे भी अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने इस √2 को किसके रूप में लिख दिया? P/Q, या फिर इसकी जगह आप A/B के रूप में लिख दीजिए, कोई भी अपन लिख सकते हैं, यानी जिसको ऐसे बड़े वाले में अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भाई इसको अगर परिमेय माना है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकता हूं। ये देखिए भाई ये अपने को मिला √2 बराबर P/Q। अब देखो यहां पर एक कंडीशन लगती है कि कभी भी बटे में कभी भी जो संख्या होती है वो कभी 0 नहीं होनी चाहिए। यानी ये जो बटे में अब की बार कौन आ रहा है? Q आ रहा है, तो Q का मान कभी भी 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए। अगर देखो ऊपर 0 होगा चलेगा, लेकिन नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और साथ साथ में ये जो P और Q लिए हैं, अब देखो ये वाली लाइन आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कि भाई ये संख्या परिमेय है या नहीं है। तो देखिएगा, आपको बोला, आपको यहां लिखना पड़ेगा कि ये P और Q कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। जहां P और Q कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या। अब बात आती है कि भाई ये सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। अपन ने अभाज्य संख्याएं तो पढ़ी है, लेकिन ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखिए भाई, पहले बात करते हैं अभाज्य संख्या की। ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ खुद का और एक का भाग जाता है तो वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। लेकिन ये सह अभाज्य क्या होती है, तो सह अभाज्य संख्या कैसे अपन पता करते हैं, उसके लिए अपने को कोई दो संख्याएं लेनी पड़ती है। जैसे कि मैंने 4 ले लिया और दूसरा मैंने क्या ले लिया, 64 ले लिया। ठीक है भाई, आपको यहाँ दो संख्याएं दे रखी है 4 और 64। आपको ये देखना है कि क्या इन दोनों में किसी सेम संख्या का भाग जा रहा है। तो अपन देखते हैं कि भाई दोनों में ही 4 का भाग जाता है या दोनों में ही 2 का भाग जाता है। जैसे छोटी से छोटी की बात करें तो भाई 2 का भाग जा रहा है, 4 में भी जाता है 2 बार, और 64 में कितनी बार जाता है, 32 बार। यानी अगर किसी भी दो संख्याओं में अगर सेम संख्या का भाग जा रहा है तो वे संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब बात करते हैं कि भाई सह अभाज्य संख्या कैसे होती है। तो देखिए भाई, जैसे यहां मैंने लिख दिया, जैसे यहां मैंने लिखा 6 लिखा, ठीक है, या फिर इसकी जगह जैसे अपन ले भाई, यहां पर मैंने 5 ले लिया और यहां मैंने क्या ले लिया, जैसे कि 32 ले लिया। अब दो संख्याएं दे रखी, अब पता करना है कि ये दोनों संख्या सह अभाज्य है कि नहीं है। तो अपने को देखना है क्या इन दोनों में किसी सेम संख्या का भाग जाता है, एक के अलावा। एक का तो हर किसी में भाग जाता है, क्या उसके अलावा ऐसी कोई संख्या है जिसका दोनों में भाग जा रहा है। अपन देखते हैं भाई, इसमें 5 का भाग जाता है और इसमें देखते हैं 2 का भाग जाता है। इसमें 5 का जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। यानी किसी इन दोनों में किसी सेम संख्या का भाग नहीं जा रहा है, यानी कि ये संख्या कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसमें किसी सेम संख्या का भाग नहीं जाता हो। तो देखिए भाई, ये बात आपको अभी याद रखनी है। यानी कि देखो भाई, ये जो P और Q है इसमें सेम संख्या का भाग नहीं जाएगा। मतलब अब मान लीजिए कि इसमें अगर 2 का भाग जा रहा है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई सह अभाज्य मतलब जिसका भाग इसमें जाएगा उसका इसमें नहीं जाना चाहिए, तभी ये सह अभाज्य संख्या होगी। तो देखिए, ये अपने भाई यहाँ ये देखा कि भाई दोनों में सेम संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो अब आगे इसको कैसे करना है, आपको ये जो बटे में Q दिख रहा है इसको दूसरी ओर भेजना है। ये Q यहाँ भाग में है तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में गया, फिर बराबर में क्या बचा, ये P बचा। अब देखिए अपने को मिला P बराबर √2Q। अब आपने को देखो ये स्टेप हर किसी प्रश्न में काम में लेना पड़ेगा। अब अपने को क्या करना है, ये पहले बटे वाले को दूसरी ओर भेजा। अब अपन क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो यहां आप लिख दोगे भाई दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी दोनों साइड आपको स्क्वायर यानी वर्ग करना है। तो देखिएगा वर्ग कैसे करना है कि भाई इसकी भी घात 2 लगानी है, यानी √2Q की भी घात 2 लगा देनी है और P की भी घात कितनी लगानी है, 2 लगानी है। अब देखिए भाई √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। Q का स्क्वायर कितना होता है, Q स्क्वायर होता है। और P का स्क्वायर क्या होता है, P स्क्वायर। अब आपको ये समीकरण नंबर जो 1 मिला है, ये आपको समीकरण नंबर क्या मिला, 1 मिला। इसमें अब ध्यान से देखना है कि ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, आपको देखो यहां दिख रहा है 2Q स्क्वायर, ये किसके बराबर है, P स्क्वायर के बराबर। यानी इन दोनों का मान क्या है, समान है। अपन इसको ले रहे, देखो इसमें आप अगर डायरेक्ट आपको बोले कि कौन सी संख्या का इसमें भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, तो अपन देखेंगे भाई यहाँ 2 दिख रहा है, मतलब 2 का भाग आराम से जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और कितना बचेगा, Q स्क्वायर। यानी आपने यहां देखा कि 2Q स्क्वायर में किसका भाग जाता है, 2 का भाग। तो आपने यहां बोला कि चूंकि 2Q स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, 2Q स्क्वायर में 2 का भाग जाता है। तो देखिए भाई ये तो आपने बात लिखी। तो अब आगे क्या होगा, अगर इसमें भाई 2 का भाग जाता है तो देखिए भाई इसमें तो 2 दिख रहा है, मतलब 2 का भाग जाएगा। इसकी जगह अपन अगर 3 लेके चल रहे होते तो यहां लिखते 3 का भाग जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 का भाग जा रहा है और चूंकि ये दोनों ही बराबर है, यानी अगर 2Q स्क्वायर और P स्क्वायर दोनों बराबर है, तो अगर इसमें अगर 2 का भाग जाएगा मतलब इसमें भी 2 का भाग जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर। तो आप लिखोगे कि ये जो बराबर में P स्क्वायर है, P स्क्वायर में भी 2 का भाग जाएगा, P स्क्वायर में भी 2 का भाग जाएगा। अब देखो भाई समझने वाली बात वापस ध्यान दीजिएगा कि चूंकि ये दोनों बराबर है और इसमें अगर 2 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा।
अब ठीक है, आपने यहां तक तो बता दिया कि पी स्क्वायर में यानी इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। अब अगर देखो भाई, अब बात यहां एक एग्जांपल लेता हूं कि किसी भी संख्या के, देखो यहां जो संख्या p है, अगर उसके स्क्वायर में अगर 2 का भाग जाता है तो उस संख्या में यानी उस p में भी उसका जो बिना स्क्वायर वाला होगा उसमें भी भाग जाएगा। अब देखिए एग्जांपल जैसे अपन लेते हैं, आप देखिएगा भाई 4 है, देखो आपने देखा भाई 4 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 16। 4 का स्क्वायर करने पर, जैसे मान लो भी p का मान कितना ले लिया 4 ले लिया, अब 4 p का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करने पर 16 आया। आपने देखा भाई 4 के स्क्वायर में देखो 2 का भाग जा रहा है, आपने बोला भाई p स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, तो देखो यहाँ 4 के स्क्वायर यानी 16 में 2 का भाग जाता है पूरा का पूरा। अब अगर किसी संख्या के स्क्वायर में जा रहा है तो फिर चेक करो क्या उस संख्या में भी जा रहा है, तो अपन देखते हैं भी 4 में भी 2 का भाग जाता है पूरा का पूरा। यानी कि देखो ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी संख्या के अगर वर्ग में अगर उसका भाग जाता है तो उस संख्या में भी उसका 2 का भाग जाएगा, यानी ये जो p है अतः p भी 2 से विभाजित होगा, यानी p में भी 2 का भाग जाएगा, p भी 2 से विभाजित होगा। ये जो आपने लाइन निकाली है इसको आप नंबर 2 दीजिए कि देखो ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपने यहां देखा भी p में किसका भाग जा रहा है, अब आपने ये सिद्ध किया कि p में जा रहा है 2 का भाग। अब p में 2 का भाग जा रहा है, आपने यहां बोला सभाज्य संख्या मतलब q में अब 2 का भाग नहीं जाना चाहिए, और मान लो आगे जाकर अगर q में भी 2 का भाग जाएगा तो आप देखोगे भाई p और q दोनों में सेम संख्या का भाग जा रहा है, तो वह सभाज्य संख्या नहीं रहेगी, यानी अपन ने जो माना वो गलत हो जाएगा। तो ये जो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा, यानी ये संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। अब देखिए आगे कैसे करना है, आपने ये लाइन निकाली। अब देखिएगा आपको यहां बोला है कि p में 2 का भाग जाता है, तो भाई आप कोई नहीं, आप क्या कीजिए भाई p में 2 का भाग दीजिए। आपको बोला भाई p में 2 का भाग जा रहा है, आपने p में 2 का भाग दिया। अब कितनी बार जा रहा है वो अपने को पता नहीं है, माना कि कितनी बार जा रहा है, r बार जा रहा है, ठीक है। कोई संख्या होती तो बता सकते हैं भी कि इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा। तो आपको यहाँ आपको दे रखा है कि p 2 से विभाजित होता है, तो आपने p को 2 से विभाजित कर दिया और मान लिया भी कितना अपने को मिलता है, r मिलता है। अब यहाँ जो बटे में 2 है, जैसे यहाँ इस बटे वाले को यहाँ दूसरी ओर भेजा था, यहाँ 2 को दूसरी ओर भेजेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ये जो 2 यहाँ भाग में है वो जाएगा गुणा में, तो आपको मिलेगा देखो ये 2 गुणा में जाएगा तो p बराबर 2r। अब आपको p का मान 2r मिला। अब आपको इसका क्या करना है, दोनों पक्षों का स्क्वायर करना है। भाग में जो दूसरी ओर भेजते हैं फिर अपने को क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता है। तो यहां आप कर दीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब मैंने यहां क्या कर दिया भाई, दोनों पक्षों का वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्ग यानी p का भी स्क्वायर करना है और 2r का भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। और अपन देखते हैं कि p का स्क्वायर p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। यानी अपने को ये जो समीकरण नंबर इसके बाद 2 के बाद 3, अपने को p स्क्वायर का मान कितना मिला भाई, 4r स्क्वायर। अब समीकरण 1 और 3 को ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो p स्क्वायर का मान कितना है 2q स्क्वायर और यहाँ p स्क्वायर का मान कितना है 4q स्क्वायर। यानी देखो ये भी p स्क्वायर ये भी p स्क्वायर, यानी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप लिखोगे समीकरण नंबर किससे, 1 व 3 से। समीकरण 1 व 3 से आपने देखा कि भाई p स्क्वायर का मान ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, मतलब ये दोनों बराबर है। तो आपको क्या मिला भाई कि ये 4r स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 2q स्क्वायर के बराबर है। आपने देखा कि भाई ये जो 4r स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 2q स्क्वायर के बराबर है। अब देखिए भाई, अब आपको ये जो 2 है दूसरी ओर वो आपको कहाँ लेके जाना है, दूसरी ओर भाग में लेके जाना है। ये जो गुणा वाला 2 है जब यहाँ आएगा 4 के बटे में तो ऐसे लिख देंगे इसको और बराबर में q स्क्वायर। अब 4 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 2 बार, फिर ये r स्क्वायर और बराबर में कितना है, q स्क्वायर। अब आपको ये समीकरण नंबर क्या मिल गया, ये 3 के बाद में 4। अब समीकरण 4 में ध्यान से देखिएगा आप कि यहाँ पर संख्या दिख रही है 2r के साथ में, 2r स्क्वायर के साथ में 2, मतलब कि 2r स्क्वायर में कितना किसका भाग जाता है, 2r स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, 2r स्क्वायर में 2 का भाग जाता है। आपने देखा भाई कि 2r स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जाता है। और चूंकि देखो ये दोनों बराबर हैं, अब इसका मान और इसका मान दोनों बराबर हैं, तो अगर इसमें 2 का भाग जाएगा तो q स्क्वायर में अभी 2 का भाग जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे तो q स्क्वायर में भी 2 का भाग जाएगा।
अब देखिए वो की वो पहले वाली कंडीशन बन गई कि आपने यहाँ ये लाया कि पी स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, यहाँ मिला क्यू स्क्वायर में 2 का भाग जाता है। अब देखो क्यू के अगर स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो आप लिखोगे क्यू में भी 2 का भाग जाएगा, और ये मैंने पहले आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाया है। तो आप लिखोगे तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा, यानी क्यू में भी 2 का भाग जाएगा। अब देखिए अब आपको ये मिली जो लाइन नंबर, इसको मैं लिख देता हूं भाई 5। आप ध्यान से देखिएगा, आपको जो लाइन नंबर ये 2 मिली थी उसमें क्या बोला था कि P 2 से विभाजित होता है, और यहां बोला Q 2 से विभाजित होता है, यानी P और Q दोनों में ही 2 का भाग जा रहा है, और दोनों में ही अगर सेम संख्या का भाग जाता है तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो आप लिखोगे कि कौन सी ये लाइन थी भाई, ये 2 और 5। तो 2 व 5 से क्या पता चलता है कि P व Q दोनों ही 2 से विभाजित होते हैं। P और Q दोनों में ही सेम संख्या 2 का भाग जाता है। तो देखिए भाई अगर दोनों संख्याओं में सेम अगर संख्या का भाग जाता है, विभाजित होते हैं, तो फिर वो संख्या अभाज्य अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो आप लिखोगे अतः P व Q सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको क्या पता चला भाई, ये P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। यानी अपन ने तो माना था कि भाई ये सहअभाज्य संख्या होगी, लेकिन यह सहअभाज्य संख्या नहीं है, यानी अपन ने जो माना वो गलत हो गया। तो आप लिखोगे अतः हमारा कथन क्या है, गलत है। अतः हमारा कथन क्या है, गलत, यानी अपन ने जो पहले माना था वो क्या है भाई, गलत है। अब ये गलत है तो अपन ने तो गलत, यानी ये अगर गलत है तो अपन ने तो ये भी तो माना था कि वो संख्या परिमेय है, यानी वो संख्या परिमेय भी नहीं है। तो वो संख्या कैसी होगी, अतः √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे इसको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। अपने को लिख दीजिए। अब अगला जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभी प्रश्नमाला 2.3। प्रश्नमाला 2.3 का पहला प्रश्न अपन करने जा रहे हैं। देखिए अभी अपन ने देखो जो सिद्ध किया है कि √2 को अपरिमेय सिद्ध करना। अब देखिए जब भी √2, √3, √5 और √7 अगर आपको कोई भी सिर्फ एक संख्या दे, अगर रूट वाली, ठीक है, आपको अगर सिर्फ रूट वाली संख्या मिली हो तो वो लंबा वाला तरीका काम में लेना है। लेकिन देखो इस वाले पहले प्रश्न में बोला है कि 5 माइनस √3। देखो भाई अगर सिर्फ यहाँ √3 आता तो लंबा वाला तरीका काम में लेना पड़ता, लेकिन इसके साथ में और भी संख्या आ रही है तो अपने को लंबा वाला वो पहले वाला तरीका काम में नहीं लेना है, आपको एक दूसरा वाला तरीका सीखना पड़ेगा। और वो कौन सा तरीका है वो आप देखिएगा। तो अपने को यहाँ सिद्ध तो किसको करना है कि 5 माइनस √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम कि अपने को अपरिमेय सिद्ध करना है अगर इसको, तो पहले इसका उल्टा अपने को मानना पड़ेगा कि माना कि 5 माइनस √3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। यानी आपको देखो हमेशा अपरिमेय सिद्ध करने को बोलेंगे तो पहला काम करना है कि आपको क्या मान लेना है कि वो कैसी संख्या है, अपरिमेय परिमेय संख्या मान लेना है। अब चूंकि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी ये जो है वो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये बराबर P/Q हो गया। अब देखिएगा, और जहां पर Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0, क्योंकि Q बटे में है और बटे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। और साथ साथ में देखो आपको ये भी ध्यान देना है कि P और Q क्या है, यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, सिर्फ आप लिख दो भाई पूर्णांक है, यहां पर सहअभाज्य संख्या से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, अब अपने को क्या करना है कि जो यहां पर ये जो Q दिख रहा है या फिर Q को यही रखिए, आपको क्या करना है, सिर्फ आपने को दोनों पक्षों का वर्ग करना है। क्या करना है अभी, दोनों पक्षों का वर्ग। लेकिन देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने से पहले एक बात आपको ध्यान देनी है कि जो रूट वाली संख्या है वो सिर्फ अकेली एक साइड में होनी चाहिए और बिना रूट वाली संख्या एक साइड में होनी चाहिए। तो आपने देखा भी ये रूट वाली संख्या तो सिर्फ 3 है और बाकी सारी जो भी है वो क्या है, बिना रूट वाली, यानी इनको एक साइड में करना है और रूट वाली संख्या को अलग साइड में करना है। तो देखो भाई ये पहले आपको देखना है कि √3 कैसा है, माइनस का। तो माइनस का है तो भाई उसको क्या कर दो, दूसरी ओर भेज दो, प्लस बन जाएगा। और अगर पहले से ही अगर ये प्लस होता तो इसको कहीं भेजने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा 5 को भेज दीजिए तो यहाँ √3 क्या हो जाता, अलग हो जाता। लेकिन भाई आप क्या कर दीजिए, भाई ये माइनस का है तो कोई नहीं, आपको क्या करना है कि √3 जो माइनस का उसको तो वहां भेज दो, लेकिन P/Q को कहाँ लेके आ जाओ, यहाँ लेके आ जाओ। तो देखो भाई सबसे पहले क्या करता हूं कि मैं √3 जो माइनस का है वो जब दूसरी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये P/Q यहाँ प्लस में है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये
माइनस पी बटा क्यू हो जाएगा, और यहां पर अकेला कौन बचा, √3। अब देखिएगा भाई ये जो क्यू है इसका आपको क्या करना है भाई, ये देखो इसके बटे में कुछ नहीं यानी क्या है, 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं यानी क्या है, 1 है, और 1 और क्यू का एलसीएम करते हैं तो भी कितना आता है, क्यू। 1 और क्यू का एलसीएम कितना होता है, क्यू। आप देखिएगा 1 का क्यू में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, क्यू बार। 1 का किसी में भी कितनी बार जाता है, जो है वो उसी बार जाएगा। फिर क्यू का गुणा 5 से करेंगे तो 5 क्यू, फिर माइनस क्यू का क्यू में गया 1 बार भाग, और 1 का पी से गुणा किया तो पी, और बराबर में कितना है, √3। अब देखो बस अपने को आंसर मिल गया है। देखिए बा, अब देखिएगा भाई यहां पर क्या है कि अपन ने पी और क्यू को क्या माना भाई, पूर्णांक माना। देखो चूंकि देखो भाई अपन ने पी और क्यू को तो पूर्णांक माना ही था, और 5 भी तो पूर्णांक संख्या है। अपन ने पढ़ा भाई पूर्णांक संख्या क्या होती है कि माइनस संख्या, प्लस वाली संख्या और 0, ये तीनों मिलके क्या बनती है, पूर्णांक संख्या, यानी 5 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो आप लिखोगे चूंकि पी क्यू व 5 कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। चूंकि पी क्यू व 5 कैसे पूर्णांक संख्या है, अतः भाई ये क्या होगी, देखो भाई 5q माइनस पी और बटे में q, और पूर्णांक संख्याओं से मिलके जो अपने पूरा बनता है ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अतः अपन ने क्या बोला कि भाई 5q माइनस पी बटा q, ये जो p q और 5 से मिलके बना है ये भी क्या है, पूर्णांक है। और देखो भाई अभी अपन ने आगे जो प्रश्न किया उसमें सीखा कि भाई √2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या, √3 होती है वो अपरिमेय संख्या। तो आपको बस ऐसा लिखना है कि चूंकि हम जानते हैं कि √3 कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। चूंकि हम जानते हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय, तो यहां √3 को कोई अपरिमेय नहीं सिद्ध करना, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि चूंकि हम जानते हैं कि √3 अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो देखो भाई अगर ये √3 अगर अपरिमेय है तो इसके बराबर वाली जो संख्या है वो भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय होगी। अतः इसके जो बराबर में यानी 5q माइनस पी बटा q, ये जो है ये √3 के बराबर है, तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो देखो भाई अब अपन ने स्टार्टिंग में क्या माना था, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, ये अपन ने ऐसे इसको लिख दिया। अब देखिए अपन ने स्टार्टिंग में माना था कि भाई ये जो संख्या थी वो क्या थी, 5 माइनस √3 कैसी, परिमेय मानी थी, और p और q को पूर्णांक माना, और यहां पर भी अपन ने देखा कि ये पूर्णांक हो सकता है, लेकिन √3 अपरिमेय है तो इसके बराबर वाली भी अपरिमेय होगी। यानी अपन ने जो स्टार्टिंग में माना था वो पूरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो आप लिखोगे अतः हमारा कथन गलत है, और हमारा कथन गलत है मतलब कि ये जो परिमेय माना था वो भी गलत है, मतलब ये जो 5 माइनस √3 है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लिखोगे अतः 5 माइनस √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे इसको सिद्ध करना है। अब समझिएगा, देखो ऐसे सवाल आए, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस p बटा q बराबर में लेके चलो, फिर रूट वाले को एक साइड कर दो, फिर देखो आपको रूट वाले को एक साइड करने के बाद में आपको सीधा ये बोल देना है कि ये रूट वाली संख्या चूंकि क्या है, अपरिमेय है, तो ये भी अपरिमेय, फिर आप लिख दो हमारा कथन गलत है, और ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 माइनस √3 अपरिमेय हो जाएगी। तो इसमें देखो आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐसे कैसे भी स्टेप लिख सकते हो। लास्ट में बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ये लिखना जरूरी है कि √3 अपरिमेय है, तो ये भी अपरिमेय होगी, और हमारा कथन गलत है। देखो ये 4 लाइनें तो अपने को ध्यान रखनी, बस ऐसे कैसे लिख देंगे, इसमें 2 नंबर आ जाते हैं, क्योंकि कोई स्टेप फिक्स नहीं है आपको कैसे करना है। तो इस प्रकार से इस सवाल को कर लेना, ठीक है। तो पहले वाला बड़ा सवाल था, ये छोटा है, तो इसको ऐसे करना है। अब दूसरा प्रश्न दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है, यानी इसमें भी अपने को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। और इसका पहला प्रश्न क्या दे रखा है, 1/√2। अब जब भी देखो किसी को भी अगर अपने को क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय, तो पहले तो मान लेना है कि वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आप लिखोगे माना 1/√2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसको मान लिया कि भाई ये परिमेय संख्या है, यानी इसको p बटा q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो भाई इसे p बटा q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो आपको बराबर में p बटा q लिख देना है, ठीक है। अब देखिएगा p बटा q के रूप में तो लिखा अपन ने, और जहां q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0, और p व q क्या है, पूर्णांक
है, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। अब देखो भाई अपने को रूट वाले को एक साइड करना है। देखो वैसे तो ये रूट वाला एक साइड है लेकिन ये बटे में आ रहा है, तो इस बटे वाले को भाई ऊपर लेके जाना। तो कैसे करोगे कि देखो ये एक यहीं रहेगा, ठीक है, एक यहीं रहेगा, रूट 2 यहाँ पर है गुणा में, सॉरी भाग में है, तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर गुणा में। अभी देखो अभी रूट वाला अकेला नहीं, अभी इस पी और क्यू को हटाना है। तो देखो अब की बार देखना, ये पी तो इसके साथ गुणा में है, तो गुणा वाला कहाँ आ जाता है, भाग में, और ये क्यू यहाँ भाग में है तो कहाँ चला गया, ऊपर। यानी दूसरी ओर जाके ये क्या हो जाएगा, क्यू बटा पी, और यहाँ पर क्या बचा, रूट 2। अब देखिए आप लिखोगे कि चूंकि अपने को पता है कि रूट 2 कैसी संख्या है, चूंकि रूट 2 अपरिमेय संख्या है, रूट 2 क्या है, अपरिमेय, अतः ये क्या हो जाएगा, q बटा p भी कैसी संख्या है, अपरिमेय। ये q बटा p भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या है, अपन स्टार्टिंग में मान के चल रहे हैं कि भाई ये क्या है, परिमेय, यानी हमारा कथन क्या है, गलत है। और हमारा कथन गलत है मतलब अपन ने कथन क्या माना था, भी परिमेय संख्या वो गलत है, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो बस ऐसे इसको सिद्ध करना है। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है, ऐसे इसको भाई सिद्ध कर देना है।